स्वागत है आप सभी लोगों का एकेडमिक बवाल चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के टेस्ट के सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि 17 अक्टूबर 2021 को हुए थे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? तो इस इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हम पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है और खास करके tan इन्वर्स। तो हम जानते हैं आइडेंटिटी कि tan इन्वर्स A प्लस tan इन्वर्स B जो होता है, इसको हम लिख सकते हैं tan इन्वर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। ठीक है, तो जो इक्वेशन है उसका LHS हम इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एक तरह से। तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, मतलब 2x इंटू 3x, और इज इक्वल टू में π/4 दिया हुआ है। tan को अगर हम उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan π/4। ठीक है, तो हम जानते हैं tan π/4 1 होता है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये हम पहुंचेंगे 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर पे। अब इसको देख करके जनरली बच्चों को लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो इसीलिए इस इक्वेशन के भी दो रूट्स होने चाहिए। लेकिन एक्चुअली आंसर रूट्स निकालने में ही है, तो हम इसका रूट्स निकालने जाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर हम इसका रूट निकालें तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 6 इंटू माइनस 1 एंड वी विल गेट 24 अपॉन 2a एंड दैट विल बी 12। तो ये निकल के आएगा माइनस 5 प्लस माइनस 25 और 24 49 होता है, तो 49 का रूट 7 हो जाता है, तो इसको हम 7 लिख लेते हैं अपॉन 12। तो यहाँ से हम आगे कैलकुलेट करें तो x की दो वैल्यूज जो आएगी, एक आएगा हमारे पास माइनस 5 माइनस 7 अपॉन 12, और एक निकल करके आएगा हमारे पास माइनस 5 प्लस 7 अपॉन 12। तो अगर हम इसको देखें माइनस 5 माइनस 7, तो माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12 होता है, प्लस 12 से कैंसिल होके माइनस 1 दे देगा ये हमें, और माइनस 5 प्लस 7 2 आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 12 है, हम कैंसिल करेंगे तो ये 1/6 देगा। तो x की दो वैल्यूज होंगी माइनस 1 और 1/6। लेकिन हम यहाँ पे x को माइनस 1 यूज़ नहीं कर सकते, मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे अगर हम माइनस 1 यूज़ करते हैं तो LHS हमारा नेगेटिव हो जाता है, और जबकि RHS हमारा पॉजिटिव है। इसीलिए इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट माना जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/6। तो x इक्वल टू 1/6 इज द ओनली रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ ओनली वन रूट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है A एक मैट्रिक्स है और वो दिया हुआ है, और फिर पूछा गया है a⁴n क्या होगा। तो a⁴n निकालने के लिए हमें सबसे पहले a स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर जो है a इंटू a होता है, मतलब मैट्रिक्स A को a ही से मल्टीप्लाई करना। तो एलिमेंट अगर हम लिखें तो a0 0 0 a 0 एंड 0 0 a। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स फिर से वही हो जाएगा a0 0 0 a 0 एंड 0 0 a। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं कि रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये निकल करके आएगा हमारे पास a इंटू a स्क्वायर, बाकी एलिमेंट 0, तो फर्स्ट एलिमेंट a स्क्वायर होगा और फिर 0। सिमिलरली यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा, बाकी 0, और थर्ड रो में लास्ट में स्क्वायर आएगा। और इसी तरह से हम अगर a क्यूब भी कैलकुलेट करें
तो ये निकल करके आएगा ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है और वो है ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर। इसको वापस अगर हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड दैट इज ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए, तो हमारा ए क्यूब निकल करके आएगा और फिर एक पैटर्न बन जाएगा जिस पैटर्न के थ्रू हम कह सकते हैं e टू द पावर n क्या होगा। तो देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टिल मतलब हमारे पास वैसा ही पैटर्न बनेगा जैसे स्क्वायर में बना है। तो ये बन जाएगा ए क्यूब, जहाँ जहाँ ए था वहाँ ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर में ए क्यूब आ रहा है ए क्यूब में। तो इसी वजह से हम बोलेंगे कि सिंस जितना पावर कर रहे हैं उतना ही ए के ऊपर पावर पहुँच जा रहा है, इसीलिए सिमिलरली हम बोल सकते हैं ए टू द पावर n जो होगा वो हमारे पास आंसर होगा ए टू द पावर n 0 0 0 ए टू द पावर n 0 एंड 0 0 ए टू द पावर n। तो ये ऑप्शन देखते हैं किससे मैच करता है। पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स है और वर्टिसेस गिवन है। तो हमें बोला गया है बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो तो डिटर्मिनेंट के प्रोसेस से, मतलब अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस x1, y1 एंड x2, y2 एंड x3, y3 अगर ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम लिखते हैं वो 1/2 मोड में डिटर्मिनेंट ऑफ x1, y1 1, x2, y2 1 एंड x3, y3 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये मोड लगाने का ये मतलब इसलिए है क्योंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है तो उसे पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा, मतलब पॉजिटिव ले लिया जाएगा मॉडुलस की वजह से। तो इसीलिए अगर हमारे पास एरिया 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है तो जब हम एरिया के प्लेस पे 4 रखेंगे तो ये मोड साइन जब हम हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस का साइन आएगा, क्योंकि हम जानते हैं इफ़ मोड x इज इक्वल टू ए। अगर इफ़ ये हमारे पास कंडीशन है तो इससे कंडीशन निकल करके आती है कि x जो होगा वो प्लस माइनस a के बराबर होगा। तो सिमिलरली हम बोलेंगे हम किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, इसमें जिसको भी x1 y1 मानना चाहें तो हम मान लेते हैं ये हमारा x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे हाफ मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ -2 0 1 0 4 1 एंड 0 के 1 इज इक्वल टू 4। 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे 8 बनेगा और मॉडुलस का साइन हटाएंगे प्लस माइनस 8 आएगा। और साथ के साथ हम अगर डिटर्मिनेंट को भी एक्सपेंड करें फर्स्ट कॉलम से तो हम ये एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम किससे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं हम। तो -2 ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 4 माइनस के, बाकी एलिमेंट हमें 0 दिखाई दे रहा है इसलिए उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आ चुका था हमारे पास प्लस माइनस 8। तो यहाँ से हम लिखेंगे -8 + 2k या तो 8 के बराबर होगा या तो -8 + 2k -8 के बराबर होगा। तो यहाँ -8 + 8 कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू 0 आएगी। एंड सिमिलरली यहाँ 8 अगर हम LHS RHS में ले जाते हैं तो 2k = 16 हो जाएगा, सॉरी 16, एंड k = हमारे पास आ जाएगा 8। तो k की वैल्यू या तो 8 होगी या तो 0। ऑप्शन डी 0 और 8 दोनों है, इसलिए इसका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और बोला गया है मान लीजिए ए मैट्रिक्स जो है वो AIJ है और n × n है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिख भी रहा है ऑर्डर में अगर हम देखें तो n × n है, इससे पता चलता है। और बोला गया है इसको डायगोनल मैट्रिक्स कब कहा जाएगा, जब AIJ 0 के बराबर हो, मतलब एलिमेंट जो हो AIJ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 0 के बराबर होंगे, ये कब इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स को देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल, अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या चीज़ होता है,
तो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये जो हम बनाते हैं ऐसे, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट अगर जीरो हों तो ऐसे केस में उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को देखें, इन एलिमेंट्स को देखें, तो ये जो हमारे पास होता है ये A11 होता है, A22 होता है, A33 होता है। अगर मैंने 3x3 का बनाया तो 4x4 का बनाता तो A44 भी होता। इसका मतलब I इक्वल टू जे के प्लेस मतलब प्लेस वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी सबकी जीरो होनी चाहिए। तो I जब j के बराबर नहीं होगा तो वो सब एलिमेंट्स जीरो के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हम बोलेंगे Aij इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी I इज नॉट इक्वल टू j। तो I इज नॉट इक्वल टू j, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है A एक मैट्रिक्स है, B भी एक मैट्रिक्स है और M जो है A और B का प्रोडक्ट है। तो M इनवर्स क्या होगा? तो M इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम M मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। M मैट्रिक्स A और B का प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 -1 इंटू 2 -2 0, और B मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 1 0 1 और 1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होगा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 -1 एंड 2, तो -1 + 2 आएगा। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट आएगा हमारे पास 0 -1 0 मतलब 2, तो सिर्फ 2 आएगा। थर्ड एलिमेंट आएगा हमारे पास 2 × 0 0 -2 × -1 मतलब -2 × 1 -2 एंड 0 × 1 0, तो ये -2 होगा। और अगला एलिमेंट होगा हमारे पास 2 × 1 2, फिर -2 × 0 0 0 × 1 0, तो यहाँ भी सिर्फ 2 ही निकल के आएगा। तो अगर हम इसको लिख दें तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 + 2 1 2 -2 एंड 2। ये है हमारे पास M मैट्रिक्स। अब M इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ M भी चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ M कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ M कैलकुलेट करने का शॉर्टकट होता है, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को क्या करना होता है, इंटरचेंज करना होता है। तो इंटरचेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ 1, और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज करना होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ M है। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ M भी कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास M का डिटर्मिनेंट 1 × 2 -2 × 2, तो ये निकल के आएगा 2 + 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 6। डिटर्मिनेंट ऑफ M 6 है। अब हम जानते हैं M इनवर्स क्या होता है। M इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू एडजॉइंट ऑफ M। ठीक है, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ M मतलब 1/6 इंटू एडजॉइंट ऑफ M जो अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया ऊपर 2 -2 2 और 1। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें स्केलर से 1/6 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/6 -2/6 फिर से 2/6 और 1/6। ये कैंसिल आउट हो सकते हैं तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 -1/3 1/3 1/6। अब ऑप्शन मैच करते हैं, किससे मैच होता है, तो ये ऑप्शन मैच हो रहा है हमारे पास ऑप्शन बी से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है y इज इक्वल टू log tan √x, और हमें dy/dx बताना है क्या होगा। तो अगर हम दोबारा से लिखें इसको y इक्वल टू log tan √x, तो ये सिंपल चेन रूल का क्वेश्चन है। दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करें अगर तो हमारे पास आएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, वो भी विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये निकल के आएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ log tan √x। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए बन जाएगा 1/tan √x
एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट एक्स अगेन, क्योंकि चेन रूल का रूल है ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट एक्स। तो 1/tan रूट एक्स एज इट इज़ रहेगा, और tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है sec स्क्वायर रूट एक्स, और फिर फर्दर हमें रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और हमारे पास आ जाएगा, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन tan रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली हम आंसर पे पहुंचेंगे, जो कि आंसर होगा sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स एंड tan रूट एक्स। तो अगर हम ये ऑप्शन को देखें तो ये ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी से मैच होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोला गया डिटर्मिनेंट किसी चीज़ का दिया हुआ है और बोला गया है कि x और y 0 नहीं है, तो d इज, तो d क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, और ऑप्शन है डिविजिबल बाई x बट नॉट y। मतलब हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है इस डिटर्मिनेंट की। तो उससे पहले हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। d इज इक्वल टू, तो ये है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 एंड 1 प्लस वाई। हम कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। तो मैं इसको एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो करना चाहूँगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, और हमारे पास d इज इक्वल टू आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई माइनस 1, और फिर -1, और ये हमारे पास आएगा 1 प्लस वाई -1, और फिर +1, और ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस एक्स। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये निकल के आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई विल बी 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स वाई -1, पहला ब्रैकेट, माइनस साइन बाहर है, -1 भी है, और यहाँ -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में सिर्फ y बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ भी -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा हुआ है y प्लस एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वाई माइनस एक्स, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई बचेगा। तो d की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई बची। तो हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि इफ़ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब व्हेन a इज डिवाइडेड बाई b वी विल गेट अ क्वोशेंट q एंड रिमाइंडर r, एंड इफ r इज इक्वल टू 0 a इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई b एंड q। तो हम ये बोल सकते हैं d जो है उसी तरह से x और y दोनों से डिवाइड होगा, तो इसीलिए इसका आंसर होगा डिविजिबल बाय बोथ x एंड y। तो 7th का आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 देन y डैश 1, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y एट 1 निकालना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन देखने से पहले मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। ये आ जाता है हमारे पास tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2। तो मैं x टू द पावर 3/2 को रूट एक्स इंटू एक्स तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि रूट एक्स इंटू एक्स का मतलब होता है x टू द पावर 1/2 इंटू एक्स। इसको हम x की पावर 3/2 ही लिखते हैं, तो इसलिए मैंने सेपरेट कर लिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये सेपरेट होता हुआ दिख रहा था और ये एक आइडेंटिटी की तरह मैच हो रहा था, और वो आइडेंटिटी है हमारे पास tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b को हम लिखते हैं tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो राइट हैंड साइड जो हमारा है वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है इसके राइट हैंड साइड से, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। तो ऐसा सिंप्लीफाई करने की वजह से
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आसान है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो यहाँ भी हमें डी बाई डी एक्स करना होगा tan इनवर्स रूट एक्स का, और फिर डी बाई डी एक्स करना होगा हमें tan इनवर्स एक्स का। हम tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, राइट साइड में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स जो होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस हिसाब से tan इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, और फिर क्योंकि रूट एक्स है तो इसलिए हमें रूट एक्स का डिफरेंशिएशन दोबारा करना होगा, और यहाँ पे सिर्फ tan इनवर्स एक्स है तो यहाँ पे बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश भी लिख सकते हैं, तो मैं अगले स्टेप में से वाई डैश लिख रहा हूँ। वाई डैश इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होगा, और यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको फाइनली लिख ले रहा हूँ 1/2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसने पूछा है क्वेश्चन में हमसे कि y डैश 1 पे बताइए क्या होगा, तो x के प्लेस पे 1 रिप्लेस करते हैं और ये हमारे पास आएगा 1/2 और इंटू 2 माइनस 1/2। तो ये है हमारे पास एक्चुअली में 1/4 माइनस 1/2, तो 1/4 माइनस 1/2 जो आता है ये आता है -1/4। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, बी अ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। बोल दिया गया है कि एक्स पे एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो बताइए एफ 0 की वैल्यू क्या होगी। तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, और हम जानते हैं कंटिन्यूटी के बारे में कि कोई भी फंक्शन तब कंटिन्यूस होता है किसी भी पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पे जब उस पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच होता है तो ऐसे केस हम कहते हैं वो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अगर ये हमसे कैलकुलेट कराना चाहता है एफ ज़ीरो कितना होगा, तो ज़ीरो पे हम इसकी लिमिट निकाल देंगे और बोलेंगे एफ ज़ीरो की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी इसकी लिमिट की वैल्यू होगी एक्स टेंड्स टू 0 पे, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। तो हम बोलेंगे एफ ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स। तो यहाँ से हम लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट 4 प्लस एक्स, तो मैं इसको लिखना चाहूँगा 4 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/2 अपॉन एक्स है। तो ये कुछ कुछ हमारे पास उस फॉर्मूले की तरह लग रहा है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए हो और एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए हो, तो इसको n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 लिखा जाता है। लेकिन ऊपर तो हमारे पास किसी तरह से दिख रहा है एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n की तरह, नीचे x माइनस ए नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे नीचे +4 और -4 कर लेंगे, मतलब 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इस वजह से ये बन जाएगा 4 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 4 टू द पावर 1/2 अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस 4। तो ये उसी तरह की आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे क्या होना चाहिए x टेंड्स टू a, मतलब जो नंबर यहाँ पे a के प्लेस पे है वही नंबर यहाँ पे होना चाहिए, x उसी की तरफ टेंड करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए 4 प्लस एक्स को हम y मान लेते हैं, लेट। तो ऐसा करने से अगर x हमारा 0 की तरफ टेंड करेगा तो इसका मतलब है y किसकी तरफ टेंड्स करेगा, 4 की तरफ। तो ये लिमिट हमारा y में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 4, और 4 प्लस एक्स की यहाँ पे y आ जाएगा, y की पावर 1/2 माइनस 4 की पावर 1/2 अपॉन y माइनस 4। तो ये पूरी तरह से इसकी तरह दिखने लग गया, तो हम ये आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा n मतलब 1/2 इंटू a मतलब 4 टू द पावर 1/2 माइनस 1, और ये निकल के आएगा हमारे पास 1/2 इंटू 4 टू द पावर माइनस 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 1/2
इंटू 1/4 की पावर 1/2, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2, मतलब ये आ जाएगा 1/4। तो इसलिए बोलेंगे f0 की वैल्यू जो होगी वो 1/4 होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन बी 1/4 है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन, और ये है फिर से कंटिन्यूटी का ही क्वेश्चन। और बोला गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ये सब चीज़ें हैं और एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 0 पे, तो बताइए ए मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ए सी और बी क्या रिलेशन या इनमें कंडीशन हमें निकालना है। तो अगर ये 0 पे कंटिन्यूस है तो हम जानते हैं कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, अभी जस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जिस पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है उस पॉइंट पे उसकी लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पे उसकी फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए। तो लिमिट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे लिमिट LHL और RHL से कैलकुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि फंक्शन जो है पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। तो LHL एट 0 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्योंकि LHL के लिए 0 नेगेटिव लगाते हैं, और यहाँ पे फंक्शन जो यूज़ होगा वो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन a+1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में x। हम इसको सेपरेट कर सकते हैं चाहें तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन a+1 इंटू एक्स अपॉन एक्स और प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन x अपॉन एक्स। अब हम चाहें तो इसको h टेंड्स टू 0 में चेंज कर सकते हैं और ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इस वजह से हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा 0 माइनस h से, और नीचे भी आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस h। सिमिलरली वही काम हम यहाँ करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो यहाँ माइनस h माइनस माइनस साइन कैंसिल होकर के ये फाइनली हम पहुँच जाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a+1 इंटू h अपॉन h, और वही चीज़ हमें यहाँ भी मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, क्योंकि साइन माइनस h माइनस साइन h होता, माइनस साइन बाहर निकलता और वो माइनस साइन नीचे डिनोमिनेटर के माइनस साइन से कैंसिल आउट हो जाता। और हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा हमारे पास 1 बन जाएगा। और रही बात इसकी, तो इसमें हमारे पास एंगल में a+1 भी है, तो इसलिए हम इसमें a+1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, और क्योंकि a+1 कांस्टेंट है तो लिमिट में वो बाहर निकल जाएगा और बाकी बचे हुए लिमिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसलिए ये आएगा हमारे पास a+1 और फिर +1, a+1 इस पार्ट के लिए और 1 उस पार्ट के लिए, मतलब LHL की वैल्यू आ जाएगी a+2। अब RHL की वैल्यू हम इसी तरह से निकालें तो RHL हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये है हमारे पास रूट अंडर x प्लस bx² माइनस रूट x अपॉन bx⁴ 3/2। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ऊपर से अगर रूट x कॉमन ले लें तो नीचे x⁴ 3/2 से वो कैंसिल हो सकता है, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और रूट x हमने कॉमन निकाल लिया ऊपर से, तो रूट x कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बचेगा यहाँ पे रूट के अंदर 1 प्लस bx और -1 अपॉन bx⁴ 3/2। x⁴ 3/2 से वो रूट x कैंसिल करेंगे तो नीचे हमारे पास सिर्फ x बचेगा, और ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस bx रूट के अंदर -1 अपॉन bx।
हम इसको रैशनलाइज करा लेते हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो रैशनलाइज कराना ज़्यादा आसान है। और ये आ जाएगा हमारे पास रूट अंडर 1 + bx + 1 अपॉन रूट अंडर 1 + bx + 1। तो रैशनलाइज कराने से ऊपर a² - b² की आइडेंटिटी लगती हुई दिखाई दे रही है हमें, और वो हमारे पास बन जाएगा 1 + bx - 1 अपॉन bx इंटू रूट अंडर 1 + bx एंड -1। तो यहाँ -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, bx बचेगा ऊपर, तो ऊपर का bx नीचे के bx से कैंसिल हो जाएगा, और इस वजह से हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 + bx -1। तो हम देख सकते हैं अब हमारे पास x को अगर हम 0 पुट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0 पुट करने पे हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया, ये +1 था, तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 बचेगा यहाँ पे, और +1, तो रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 आ जाएगा हमारे पास 2। तो मतलब b की वैल्यू से हमें कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। अगर b के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर होता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि x 0 पुट करने पे 0 ही आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो इसका मतलब RHL की वैल्यू 1/2 है, LHL की वैल्यू a+2 है, और फंक्शन की वैल्यू एट 0 f(0) अगर हम देखें तो f(0) है हमारे पास c। यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं क्वेश्चन में x = 0 पे फंक्शन c दे रहा है। तो अब कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे कैसे होती है, अभी जस्ट हमने देखा था, कब, जब LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट C इक्वल होना चाहिए। तो LHL है हमारे पास a+2, RHL है हमारे पास 1/2, और FC की वैल्यू है, FC कह रहा हूँ, मतलब f(0) की वैल्यू जो है वो c है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि a + c अगर हमें करना है तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर लें कोई दिक्कत नहीं है, a+2 = 1/2, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 - 2, जो कि निकल करके आएगा हमारे पास -3/2, और c हमारे पास, c सीधा सीधा हमारे पास 1/2 है, ठीक है। तो अगर हम a + c कैलकुलेट करें, क्योंकि सब में a + c कैलकुलेट किया गया ऑप्शन में, तो ये आएगा हमारे पास -3/2 + 1/2, और जो कि आएगा हमारे पास एलसीएम 2 आ जाएगा, -3 + 1 -2, -2/2 -1 आएगा, तो a + c की वैल्यू -1 आएगी, और b जो होगा हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी शायद दिख रहा है मुझे, हाँ, ऑप्शन सी ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि a + c की वैल्यू -1 भी है, b बिलोंग्स टू रियल नंबर भी है, b से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे तेजस सेक्शन होता है हमारे पास ख़त्म, और अगले वीडियो में आप लोगों को साहस सेक्शन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो तेजस सेक्शन के क्वेश्चन थोड़े आसान थे, जल्दी जल्दी करने वाले थे। ये जो क्वेश्चन, क्योंकि मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ पूरा एक एक स्टेप करके, तो ये सारे स्टेप आप स्किप कर सकते थे, बहुत सारे स्टेप, क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। तो इसीलिए तेजस सेक्शन में क्वेश्चन आसान रखे जाते हैं ताकि आप तुरंत उसे टिक कर सके। चलिए, तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में अगले सॉल्यूशन को लेकर के। थैंक यू सो मच।